सही है। और मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूं तो अभी अब बातें नहीं करना, आप लोग सुन लो। देखो लेट से मैं आपको लिख कर देता हूं x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास ऐसा सवाल आए x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और आपको सवाल ये बोले कि आप जो है ना वो x की वैल्यू ढूंढो, सही है। आपको ये बोला जाए कि आप x की वैल्यू ढूंढो तो आप लिखोगे या तो x माइनस 1 0 है और x जो है ना वो 1 के बराबर है, या फिर x माइनस 3 जो है वो 0 है और x जो है ना वो 3 के बराबर है। अगर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो आप कहोगे कि या तो x माइनस 1 0 के बराबर है और इस हिसाब से x जो है ना वो 1 के बराबर है, अदरवाइज x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है और x जो है वो 3 के बराबर है। या आपके दो सॉल्यूशंस आएंगे। ये वाली जो फॉर्म है ना ये आपकी कहलाती है फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये वाली फॉर्म आपकी कहलाती है फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी कि दो फैक्टर्स बने हुए हैं x माइनस 1 और x माइनस 3। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं आपस में तो पहला वाला x पहले वाले x से दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है वो x जो है वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x, फिर माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, और फिर माइनस 1 जो है वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो बीच में माइनस 3x है और माइनस x है ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म कहलाएगी मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर सवाल ऊपर वाली फैक्टराइज फॉर्म की कंडीशन में आता है तो x माइनस 1 या तो 0 x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3। अगर आपका सवाल एक्सपेंडेड फॉर्म में आता है इस केस में आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, यानी कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका मतलब 1x स्क्वायर है प्लस बी एक्स का मतलब हो गया माइनस 4x प्लस सी जो है वो 3 है इज इक्वल्स टू 0। आप लिखोगे कि यार आपका जो a है ना वो 1 है, जो आपका b है वो माइनस 4 है और जो आपका c है ना वो 3 है, कंपेयर कर। और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह लिख दिया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस 4 जो है वो 4 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट में आपके पास आ रहा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 यानी कि 4 बच गया अपॉन 2a, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। फर्दर मोर आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन 2 या x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3, अदरवाइज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अपॉन 2 या x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो आपका इस केस में भी जो आंसर आ रहा है ना वो 3 और 1 ही आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होगी तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो
और अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होगी तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देखो दोनों कंडीशंस में आपका आंसर 1 और 3 ही आ रहा है। फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म पर आने के लिए जो दो हमारे पास फैक्टर्स बने हुए थे उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें कभी भी अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म पर जाना हो उस केस में क्या होगा। लेट्स से आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, अगर मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स बनाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपके पास जो पहली वाली टर्म है ना जिसका a1 है, पहली वाली टर्म है यानी कि a जो है वो 1 है, और जो आखिरी वाली टर्म है यानी कि जो c है वो 3 है। आप देखते हो कि a मल्टीप्लाइड बाई c से क्या आंसर आ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाई c से यहाँ पर आंसर आ रहा है 3। तो आप अपने बीच वाले टर्म के दो हिस्से करते हो इस तरह से कि जब उन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उतना ही आए जितना a मल्टीप्लाइड बाई c का आंसर आता है। आई रिपीट, आपकी पहली टर्म a है, आखिरी टर्म c है, तो a मल्टीप्लाइड बाई c जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 बनता है। आपको जब फैक्टर्स बनाने होते हैं तो आपकी जो बीच वाली टर्म है जो कि माइनस 4x है उसको आप इस तरह से ब्रेक करते हो, इस तरह से दो हिस्से करते हो कि जब उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी a इंटू सी जितना ही आए। मिसाल के तौर पे बीच में माइनस 4x लिखा हुआ है ना, अब माइनस 4x को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है। माइनस 4x को हम लोग जो है वो माइनस 2x भी लिख सकते हैं। माइनस 4x को हम लोग माइनस 5x प्लस x भी लिख सकते हैं। माइनस 4x को हम लोग माइनस 3x माइनस x भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको लिखने के, लेकिन हमारे पास हमें करना ये है कि भाई हम जब माइनस 4x के दो हिस्से करें तो वो दो हिस्से इस तरह से हो कि जब हम उसके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर उतना ही आए जितना a इंटू सी का आता है। a इंटू सी का यहाँ पर आंसर 3 आ रहा है। अब अगर मैं माइनस 4x को माइनस 2x में ब्रेक करता हूँ तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो प्लस 4 आता है। या अगर मैं माइनस 4x के दो हिस्से करता हूँ जिसमें से एक हिस्सा माइनस 5x है और एक हिस्सा x है तो इसका आंसर तो माइनस 5 आता है। या अगर मैं इसके दो हिस्से करता हूं जिसमें से एक हिस्सा माइनस 3 और एक हिस्सा माइनस 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर कर आंसर, तो मैं जब माइनस 4x को ब्रेक करूंगा तो उसको किस तरह से ब्रेक करूंगा, माइनस 3x माइनस x में। हमें बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि मैंने उसको जिन दो चीज़ों में ब्रेक किया है उन दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर वही आए जो a इंटू सी का आंसर आ रहा है। a इंटू सी, a पहली टर्म 1 है, c आखिरी टर्म 3 है, a इंटू सी का आंसर 3 आता। तो मुझे माइनस 4x के दो हिस्से करने हैं। वो दो हिस्से कहने को तो माइनस 2x भी हो सकते थे, माइनस 2x प्लस x भी हो सकते थे और माइनस 3x माइनस x भी हो सकते थे, लेकिन मुझे उसके दो हिस्से ऐसे करने हैं कि जब उन दोनों हिस्सों के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उतना ही आए। तो अब लिहाजा मैं इस माइनस 4x को ऐसे ब्रेक नहीं करूँगा, ऐसे ब्रेक नहीं करूँगा, बल्कि मैं माइनस 4x के दो हिस्से करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से मैंने इसको ब्रेक करना। अब जब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं तो पहली जो दो टर्म्स है ना उसमें से मैं देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाल सकता हूं। अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 3x देखता हूं तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बच गया। दूसरी साइड पर -1, इन दोनों में से -1 अगर कॉमन निकाल लूं तो x माइनस 3 ब्रैकेट में बच गया।
और फिर मैं इसको फाइनली x माइनस थ्री दोनों जगह आ गया, तो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखूँगा। यह हमारी फैक्टराइज फॉर्म हो गई, यह हमारी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। और ये तरीका हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टर्स बनाने का तरीका कहलाता है। यानी कि आपने मिड टर्म को ब्रेक करना होता है इस तरह से कि जब आप मिड टर्म के दो हिस्से करो तो वो जो दो हिस्से हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन उतनी ही बनी जितनी a इंटू सी की है। इसको करो कॉपी। अच्छा, आप देखो, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े थे जिसकी जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये या तो अपवर्ड स्लोपिंग होते थे, या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। इधर हम जो सवाल पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे और उसकी ये जनरल फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो या तो यू शेप्ड होगा या तो इन्वर्टेड यू शेप्ड होगा। सही है। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, x इंटरसेप्ट पर y कितना होता है? जीरो होता है। y इंटरसेप्ट पर x कितना होता है? x इंटरसेप्ट पर y जीरो होता है, y इंटरसेप्ट पर x जीरो होता है। मैंने आप लोगों को ये जो इक्वेशन दी है ना, आप लोग मुझे इस ग्राफ का नंबर वन y इंटरसेप्ट बताओ, नंबर टू x इंटरसेप्ट बताओ, नंबर थ्री एक टेबल बना रहा हूं x की वैल्यूज़ का। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। इसकी रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज़ बताओ और आखिरी ग्राफ स्केच करने की कोशिश करो। चलो 2 मिनट देता हूं।
सही है भाई, इसमें कोई मसला है? सही है। आपने देखो y इंटरसेप्ट पर x जीरो होता है, y इंटरसेप्ट पर x जीरो होता है, यानी कि आपने x की जगह जीरो लिखा, y निकाल लिया। x इंटरसेप्ट पर y जीरो होता है, y की जगह जीरो लिखा और x की दो वैल्यूज निकालनी, और ये हमने ऊपर भी यही एग्जाम्पल करी है, यही चीज सॉल्व करी है। फिर आपने x की वैल्यूज की रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज निकालनी थी, तो आपने x की वैल्यू एक एक कर पुट इन करी, ऊपर वाले इक्वेशन में y आ गया। इसका मतलब ये वाला ग्राफ इन पॉइंट्स से गुजरता है। ये पॉइंट्स आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए और सारे जो पॉइंट्स थे उनको आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। देखो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप x की जगह ज़ीरो डालोगे, ज़ीरो का स्क्वायर -4 इंटू ज़ीरो प्लस 3, तो ये ज़ीरो बनेगा। फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि जब x 1 होगा, सॉरी 3 बनेगा। फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि जब x 1 होगा तो y कितना होगा। तो आप इसी इक्वेशन में x की जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3, तो वो ज़ीरो आएगा। फिर मैंने ये पूछा था कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना होगा। तो आप इसी इक्वेशन में x की जगह 2 डालोगे, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, तो वो कितना बन जाएगा, 2 डालेंगे तो -1। इस तरह से आपने जो है वो x की वैल्यूज एक एक कर ऊपर वाले इक्वेशन में डालनी थी और रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। सही है। आप बारी बारी x की वैल्यूज पुट इन करोगे, आपको रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें कोई मसला है? कोई मसला नहीं है ना? अच्छा, अब एक और चीज एक इक्वेशन में बनाता हूं। लेट से आपको मैं बोलता हूं x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और मैं बोलता हूं x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो कैलकुलेट कर दो। अब x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लूँ। x -2 होल स्क्वायर का मतलब हो गया x -2 मल्टीप्लाइड बाई x -2 इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x इंटू -2 जो है वो -2x बनेगा, फिर -2 इंटू एक्स जो है वो -2x बनेगा, और -2 इंटू -2 4 इज इक्वल्स टू 16। फिर ये x स्क्वायर -4x प्लस 16, राइट साइड वाले 16 उल्टे हाथ पर आएगा, -16 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 4 और माइनस का 16, कितना, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या फिर मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। a कितना है हमारा 1, c कितना है, तो 1 इंटू -12 क्या होता है -12। यानी कि हमें मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होगा कि जिन दो नंबर्स में हमने उसको ब्रेक किया है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर -12 आए। तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल्स टू 0। क्यों सर? देखो, अगर आप -6 को और +2 को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर -12 आता है। तो आपने बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होता है कि जब उसके दो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर उतना ही आए जितना a इंटू सी का आंसर आता है। अब आप क्या करो, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x -6, दूसरी दो टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x -6, यानी कि ये बन जाएगा x + 2 x -6 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि या तो x + 2 जो है वो 0 है और x जो है वो -2 है, या फिर x -6 जो है वो 0 है और x जो है वो 6 है। एक तरीका तो ये था। दूसरा पॉसिबल तरीका ये है कि अगर आपके पास x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है ना, तो ये जो स्क्वायर है
ये जब राइट साइड पर जाएगा ना तो रूट बन जाएगा। देखो अगर किसी चीज कोई चीज एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वाई। तो अगर ये पावर 2 सीधे हाथ पर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2, और इस साइड पर ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 कैलकुलेटर पे देखोगे तो आपका आंसर आएगा 4, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, विच मीन्स या तो x माइनस 2 4 है या फिर x माइनस 2 माइनस 4 है। अगर x माइनस 2 4 है तो x 6 है, अगर x माइनस 2 माइनस 4 है तो x माइनस 2 है। सही है जी।